सिद्ध करना है √5 एक अपरिमेय संख्या। ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। अब इसको हम कैसे प्रूव करेंगे कि ये एक अपरिमेय संख्या है, मतलब √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हम उल्टा मान लेंगे, अपरिमेय की जगह परिमेय मान के करेंगे। माना √5 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय के बारे में हम लोग ज़्यादा जानते हैं। ठीक, माना √5 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो जाहिर सी बात है इसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, अगर ये परिमेय है तो, क्योंकि हमें इसे परिमेय मान लिया है। तो अब इसको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं जो कि इस रूप में है, जो कि P/Q के रूप में है। ठीक, बात समझ में आ गई? √5 एक परिमेय संख्या है, और अगर ये परिमेय है तो ये P/Q के रूप में होगी। अब P और Q है क्या? जहां P और Q सहअभाज्य संख्याएं हैं। और Q 0 ना हो, क्योंकि Q नीचे है इसलिए Q 0 ना हो, ये भी एक शर्त होनी चाहिए। P और Q क्या है? सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं क्या होती है? सहअभाज्य संख्या होती है जैसे 2 और 3, जिनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, मतलब दोनों में कोई ऐसा गुणनखंड ना हो जो कॉमन हो, और अगर कॉमन हो तो क्या हो? एक हो। जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होता है, वो कहलाती हैं सहअभाज्य संख्याएं। जैसे 2 और 3, ठीक, जैसे 13 और 15, जैसे 25 और 36। कोई भी आप संख्याएं ले लो, बस उन दोनों में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए, वो कहलाती हैं सहअभाज्य संख्याएं। बराबर। अब कोई फैक्टर कॉमन नहीं होगा तो फिर एक तो कॉमन होगा, इसलिए हम कह सकते हैं सहअभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होता है, वो कहलाती है सहअभाज्य संख्याएं। तो हमने यहाँ P और Q को क्या मान लिया है कि ये दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं जहाँ Q 0 के बराबर नहीं है। अब सहअभाज्य हैं, इसका मतलब इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा? एक होगा, और उभयनिष्ठ गुणनखंड अगर एक होगा तो इन दोनों का महत्तम समापवर्तक भी एक होगा। इसलिए अब हम क्या कर सकते हैं? P और Q का मासा लिख सकते हैं यहाँ पर। इसलिए P और Q का ओके, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पे। इसको हमने परिमेय माना है तो इसे हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो अब लिखेंगे इसको हम √5 को हम लिख सकते हैं P/Q के रूप में लिख सकते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
√5 को हम किसके बराबर लिख सकते हैं, P/Q के रूप में। अब इसका अगर अंडर रूट हटाना हो तो क्या करोगे, स्क्वायर करना पड़ेगा। एक साइड में अकेले कर नहीं सकते, इसलिए दोनों साइड का करना पड़ेगा। तो हम करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग। ठीक, तो इधर हो जाएगा √5 का वर्ग और इधर हो जाएगा P/Q का वर्ग। ये हो गया 5, √5 का स्क्वायर 5, और इधर हो जाएगा P²/Q²। पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 5Q² बराबर P² होगा। अब 5 इधर चला जाएगा तो हो जाएगा P²/5 बराबर Q²। इसका मतलब क्या हुआ, अब इस बात को जरा समझो। लिखा है P²/5 बराबर आ रहा है Q²। मतलब समझ में आया। P² में अगर हम 5 से भाग करेंगे तो आ रहा है Q²। इसका मतलब ये हुआ कि P² 5 से पूरी तरह से विभाजित हो रहा है। अब अगर कोई स्क्वायर संख्या किसी संख्या से विभाजित हो रही है तो वो संख्या भी उससे विभाजित होगी। कैसे, मान लो यहाँ पर P² है 25, तो 25 अगर 5 से पूरी तरह विभाजित हो रहा है तो 25 का जो वर्गमूल है यानी 5 वो भी पूरी तरह विभाजित होगा। जैसे मान लो किसी संख्या 4 का स्क्वायर हमने ले लिया 16, और 16 2 से विभाजित हो रहा है। मान लो कोई दो संख्या है, ठीक, तो ये किसका वर्ग है, 4 का, तो 4 भी 2 से पूरी तरह विभाजित होगा। बात समझ में आई। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि P² 5 से पूरी तरह विभाजित हो रहा है तो P भी 5 से पूरी तरह विभाजित होगा, और जिससे पूरी तरह विभाजित हो जाए वो उसका क्या कहलाता है, फैक्टर कहलाता है, गुणनखंड कहलाता है। इसका मतलब ये पता चल जाएगा कि 5 P का एक गुणनखंड है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूंकि P² 5 से पूर्णतया विभाजित हो रहा है, इसलिए P भी 5 से पूर्णतया विभाजित होगा। अतः 5 क्या है, P का एक गुणनखंड है जो किसी संख्या को पूरी तरह विभाजित कर दे। वो क्या कहलाता है, उसका फैक्टर कहलाता है, गुणनखंड। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो गई कि जो 5 है, संख्या 5, वो P का एक गुणनखंड है। अब देखो यहाँ तक बात समझ में आ गई कि 5 P का एक गुणनखंड है, मतलब 5 P को पूरी तरह विभाजित कर रहा है। तो देखो अगर ये विभाजित करेगा कोई भी संख्या, जैसे मान लो 4 को 2 पूरी तरह विभाजित कर रहा है, तो जब पूरी तरह विभाजित करने का मतलब जो उसका भागफल आएगा वो पूर्णांक ही तो आएगा, कोई ना कोई पूर्णांक होगा। इसका मतलब अगर हम P में 5 से भाग करेंगे तो कोई ना कोई पूर्णांक ही आएगा। तो यहाँ पर हम मान लें कि कोई पूर्णांक कौन सा आएगा, तो P में अगर हम 5 से भाग करेंगे तो हमने मान लिया कि R आ रहा है, ठीक, जो कि एक पूर्णांक है। यहाँ तक बात समझ में आई ना कि 5 P का एक गुणनखंड है। इसका मतलब 5 P को पूरी तरह विभाजित करेगा, और जब पूरी तरह विभाजित करेगा तो कुछ ना कुछ भागफल आएगा, और उस भागफल को हमने मान लिया R, ठीक। अब देखो
तो क्या हो जाएगा, P बराबर 5 उधर चला जाएगा 5R। अब फिर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इधर हो गया P का स्क्वायर, इधर हो गया 5R का स्क्वायर, ये हो गया P स्क्वायर और ये हो गया 25R स्क्वायर। ठीक, अब क्या करेंगे, P स्क्वायर का मान यहाँ से, P स्क्वायर का मान किसके बराबर है, 5Q स्क्वायर के, तो इसकी जगह पर हम रख देंगे 5Q स्क्वायर बराबर 25R स्क्वायर। ठीक, 25 इधर लाएंगे तो 5Q स्क्वायर बटे 25 बराबर R स्क्वायर, 5 एकम 5, 5 बचे 25, Q स्क्वायर बटे 5 बराबर R स्क्वायर। सेम कंडीशन जो यहाँ पे आई थी, P स्क्वायर बटे 5 बराबर Q स्क्वायर, एक पूर्णांक आ रहा है, यानी P स्क्वायर में अगर हम 5 से भाग करें तो पूर्णांक का स्क्वायर आ रहा है। सेम कंडीशन यहाँ आ गई कि Q स्क्वायर बटे 5 तो भी R स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर Q स्क्वायर भी 5 से पूरी तरह विभाजित हो रहा है। तो जो कहानी यहाँ पे लिखी थी वही सेम कहानी आपको यहाँ लिखनी है कि चूंकि Q स्क्वायर 5 से यहाँ पे क्या विभाजित हो रहा है, पूर्णतया विभाजित हो रहा है, इसलिए अगर Q स्क्वायर विभाजित हो रहा है तो Q भी विभाजित होगा, इसलिए Q भी 5 से पूर्णतया विभाजित होगा। अतः 5Q का भी एक गुणनखंड है। इससे पहले क्या निकाला था हमने, इससे पहले हमने निकाला था कि 5P का एक गुणनखंड है। अब क्या आया, 5Q का भी एक गुणनखंड है। मतलब समझ में आया कि 5P का भी एक गुणनखंड है और 5Q का भी एक गुणनखंड है। तो दोनों को मिला करके अगर बात करें तो 5P और Q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। बात समझ में आई। अगर इन दोनों को हम मिला लें, अतः 5P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, दोनों का है ना, तो दोनों में कॉमन हो गया। तो ये बात निकल करके आई। इतनी लंबी चौड़ी कहानी के बाद एक बात जो निकल करके आई वो ये आई कि 5P और Q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक, अब उभयनिष्ठ गुणनखंड होने का मतलब HCF, इसका मतलब 5P और Q का HCF है। यहाँ पर बात क्या आ गई, इसलिए P व Q का मासा बराबर आ जाएगा 5। दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 तो दोनों का मासा भी 5। लेकिन हमने माना क्या था कि P और Q का महत्तम समापवर्तक 1 है। आया क्या, P और Q का महत्तम समापवर्तक 5। तो अब या तो ये बात सही है या तो वो बात सही है, दोनों में यहाँ हो रहा है विरोधाभास। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने माना है वो हमारी मान्यता ही गलत है, क्योंकि अगर हम इस हिसाब से चल रहे हैं तो वहाँ भी P और Q का मासा 1 ही आना चाहिए था, लेकिन इस कंडीशन में P और Q का मासा 5 आ रहा है, जबकि हमने जो संख्याएं मानी है उनमें P और Q का मासा 1 है। तो यहाँ पर दोनों बातों में हो रहा है विरोधाभास, इसलिए यहाँ पर हम लिख लेंगे 5 जबकि
P व Q का मासा 1 है, अतः हमारी मान्यता गलत है। क्या गलत है? ये गलत है कि जो हमने इसको परिमेय मान लिया, ये जो हमने माना है वो गलत माना है, ये वास्तव में अपरिमेय ही है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आया? अब यहां पे अगर √2 हो तो पूरा प्रोसेस वही है, जहां जहां 5 है वहां वहां 2 हो जाएगा। अगर यहाँ पे √3 वाला क्वेश्चन आ जाए तो भी पूरा प्रोसेस आपको वही करना है, जहाँ जहाँ 5 है वहाँ वहाँ पे √3 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे √7 अगर हो तो भी पूरा प्रोसेस आपको वही करना है। तो आप कम से कम 2-3 प्रश्न इस टाइप के करेंगे जिससे आपका अभ्यास हो जाए।